नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट हमारा टॉपिक होने वाला है। एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण। अब ये टॉपिक जो टॉपिक है ना आज का, वो मैं कहूंगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बुरा लगे, है ना? लेकिन ये जरूरी कितना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा आज का एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। एनालॉजी हिंदी में हम इसको बोलेंगे सादृश्यता। सादृश्यता, सादृश्यता कह सकते हैं, समानता भी कह सकते हैं, समानता, समरूपता भी कह सकते हैं, समरूपता। ठीक है ना, ये इसके नाम है, सिमिलैरिटी, एनालॉजी। और अगर मैं कहूं आपसे टॉपिक ये अपने आप में, आप सोच रहे होगे एनालॉजी छोटा सा टॉपिक है, मैं कहूंगा इससे बड़ा रीजनिंग में कोई टॉपिक ही नहीं है। इससे बड़ा रीजनिंग में कोई टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक है इतना बड़ा, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। शुरुआत में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लास्ट तक इस पर बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाए, है ना, क्योंकि इसके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए शुरुआत में इस टॉपिक को कराता हूं। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, कौन कह रहा है वॉइस आ तो रही है? वॉइस तो जा रही है बिल्कुल। चलो ठीक है। अच्छा, डाइस के क्वेश्चनों के लिए बहुत ज्यादा बच्चों का वो था कि डाइस का जो टेस्ट है वो बच्चों को मिल नहीं पाया। मैं एक बार थोड़ा सा बस 1 सेकंड का मुझे समय दो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि वो कहां मिलेगा आपको। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं वो कहां मिलेगा। जैसे आप रोजगार विज्ञान के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, है ना, तो पेड क्लासेस में जाते हैं, पेड क्लासेस में जाने के बाद फिर आपके बैच ओपन होकर आते हैं। जैसे मान लो एचसीएम वाला बच्चा है तो एचसीएम का खुलेगा, एडब्ल्यूटीपी वाला तो वो ड्राइवर वाला ये, और कांस्टेबल वाला ये। मेरे तो चारों इसलिए खुले हुए हैं कि मैं चारों बैच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मुझको तो फिर ये ठीक है। व्यू कोर्स पर जाएंगे, व्यू कोर्स पर जाएंगे तो आप देखोगे एक फोल्डर है सब्जेक्ट का, एक फोल्डर है लाइव का, एक फोल्डर ऊपर आ रहा है टेस्ट का। तो टेस्ट वाले पर क्लिक करना, टेस्ट वाले पर क्लिक करोगे, यकीन 2.0 बैच क्विज सीरीज पर क्लिक करोगे, यहां जाओगे तो रीजनिंग का फोल्डर बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये अटेम्प्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। टेस्ट जो 25 क्वेश्चन का हुआ है, अब एक टेस्ट हुआ है तो एक चैप्टर का, फिर इस पर जाओगे तो दूसरा, उस पर चैप्टर का नाम लिखा आएगा, यहां ऊपर डाइस लिखा है, दूसरा इसके नीचे जैसे एनालॉजी का टेस्ट लूंगा तो एनालॉजी आ जाएगा नीचे, है ना। एनालॉजी का 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो 50 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, तो जैसा चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट रखूंगा आपका। जब भी टॉपिक खत्म होगा तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा और आप लोग उसको जब भी आपको समय मिले आप उसको कर लेना। स्कोर की बात, स्कोर के लिए अभी हम बात ना करें तो ठीक है, आप मुझे पर्सनली अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहोगे, तो मैं देख लूंगा आपका स्कोर। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर मत करना, पर्सनली शेयर कर लेना। ठीक है, चलो, एनालॉजी टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं तीन तरीके से। तीन तरीके कौन कौन से होते हैं? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। कभी आप ये सोचो कि एक दिन में बस छोटे-छोटे से सवाल करवाए, आसानी से खत्म कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया। अगर मैं इसको समय की भरपूर अगर आवश्यकता मेरे पास हो तो मैं इसको 10 दिन भी बढ़ाऊंगा, 10 दिन में भी जाके खत्म नहीं होगा। लेकिन समय की बाउंडेशन भी देखी जाती है तो मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 डेज तो ये टॉपिक चलेगा, मिनिमम 3 दिन। 3 दिन का तो है ही है ये टॉपिक, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। दूसरा पढ़ोगे इसमें नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी। तीसरा पढ़ोगे आप इसमें लेटर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, लेटर एनालॉजी। फिलहाल 2 ही कराऊंगा, तीसरा नहीं कराऊंगा क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इस टॉपिक में आपको 2 ही चीजें कराने वाला हूं, ये 2 वाली चीजें। लेटर एनालॉजी क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग ही है, लेटर एनालॉजी और कुछ नहीं है, वो कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, चलो, शब्द सादृश्यता। मोस्टली 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन एग्जाम में जो देखने को मिले वो 90% आपके जो जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं, जीके जीएस से रिलेटेड 90% क्वेश्चन मुझे जो मिलते हैं, मैं जो देखता हूं कि इंसान की जनरल नॉलेज कैसी है ना, और जनरल स्टडी उसकी कैसी है। जो जीके जीएस आप पढ़ते हो, स्टैटिक जीके पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो, है ना, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, साइंस से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये 90% काम वहां का हो जाता है। अब जो टॉपिक्स आपको बताता हुआ चलूंगा वो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा और गहराई के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा संख्या सादृश्यता, दूसरा होता है संख्या सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं जो संख्या आप देख रहे हो, संख्याओं में कम से कम इतना तो हमको थोड़ा तो इतना नॉलेज होनी चाहिए कि बचपन में जब हमको चीजें सिखाई जाती थी एग्जाम में, जब छोटी क्लास में जैसे कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, तो वहां तक क्या होता था कि टीचर हमसे पहाड़े सुनते थे, टेबल, कि भाई सुना भी 13 का पहाड़ा सुना खड़ा होकर, 17 का टेबल सुनाओ। तो वो यहाँ कैलकुलेशंस के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं एक बात लिखना चाहूंगा जो आपका होमवर्क हो सकता है, आप इसको अपना होमवर्क मान सकते हैं। 1 से 50 तक के वर्ग याद करने हैं, 1 से 50 तक वर्ग याद कर लेना। एक दिन में याद नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 1 से मिनिमम 25 तक के क्यूब याद कर लेना, तक घन याद कर लेना, घन। 1 से लेकर 15 तक पावर 4, 15 तक मतलब 10 तक कर लेना 15 तक अगर हो जाए तो पावर 4। ठीक है, और कम से कम 1 से लेकर मिनिमम 25 तक के पहाड़े तो याद होने चाहिए, 25 तक टेबल याद होने चाहिए, टेबल, है ना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 1 से लेकर 50 तक के वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक के घन यानी कि क्यूब, और 1 से लेकर 15 तक पावर 4 याद कर लेना, लिख लेना, धीरे धीरे लिखकर याद कर सकते हो कैलकुलेशन करके। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन खुद अपने हाथों से करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। इम्पॉसिबल है सर, ये कौन कह रहा है इम्पॉसिबल है? बहुत सारे बच्चों को तो याद भी है इनमें से, आप कह रहे हो इम्पॉसिबल है, फिर सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है? सिलेक्शन भी हो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा गुरुजी, पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल नहीं है। फिर 1 से 25 तक के टेबल याद कर लेना, ये जरूरी है, ये एक दिन में याद नहीं होंगे, मैं मना कर रहा हूं एक दिन में याद नहीं होंगे, धीरे धीरे। आज आपने 1 से लेकर 20 तक के कर लिया, हालांकि बहुत सारे बच्चों को तो याद होंगे 20 तक के, कल को 20 से 25 तक के याद कर लिए, 5 ही तो याद करने, अगले दिन 5 और याद कर लो, अगले दिन 5 और याद कर लो, हो जाएंगे सारे याद धीरे धीरे। ठीक है, लेटर एनालॉजी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग के बाद पढ़ाऊंगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं इसको। आज चलेगा हमारा शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता यानी कि वर्ड एनालॉजी। इसमें क्या चीज है ये किस चीज पर आधारित है पूरा टॉपिक? ये आधारित है दो शब्दों के बीच में संबंध, दो शब्दों के बीच संबंध। अगर संबंध आपको पता चला तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। दो शब्दों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में रिलेशन आपको देखना होता है। जैसे कि मैं कोई भी शब्द लिखूं, जैसे कि मैं कुछ भी लिखना चाह रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा आम, एक नॉर्मल सा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा, आम अनुपात फल, है ना,
सामने गुलाब अनुपात क्या, एक नॉर्मल सी बात है, गुलाब अनुपात क्या, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। मैंगो अनुपात फ्रूट, तो हम जानते हैं मैंगो क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है, तो उसकी कैटेगरी लिखी गई है। तो गुलाब क्या है, एक प्रकार का क्या है, वो फूल है, तो यहाँ फूल आंसर हो जाएगा। रोज जो है वो एक तरीके का फ्लावर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ रिलेशन को फाइंड कर पाते हो, वही रिलेशन फिर आपको यहाँ ढूंढना होता है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी या समानता या एनालॉजी। जो लॉजिक यहाँ पर है वही यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब ये रिलेशन कितने प्रकार से होते हैं, वो बहुत तरीके से हो सकते हैं, लगभग लगभग 10-12 टाइप्स में होती है। ये तो मिनिमम होती ही होती है, उससे ऊपर भी चीजें पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन संबंध के जो प्रकार है वो कितने तरीके से हो सकता है, वो लगभग लगभग 10-12 टाइप है। टाइप फर्स्ट से ही लेकर चलूंगा एक एक करके सारी चीजों को। टाइप फर्स्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देश, कंट्री, कंट्री के साथ क्या दी जा सकती है, उसकी कैपिटल दी जा सकती है, राजधानी। देश के साथ उसकी करेंसी दी जा सकती है, मुद्रा दी जा सकती है। देश के साथ महाद्वीप दिया जा सकता है, कॉन्टिनेंट, कौन सा देश किस महाद्वीप में है, पूरा ज्योग्राफी का बायोडाटा खुलकर आ गया यहाँ पर, ज्योग्राफी पूरी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम किसमें है आपका, ज्योग्राफी में या स्टैटिक जीके में पढ़ोगे थोड़ा बहुत इसमें से, है ना। देश के साथ कैपिटल, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, नदी, तो अपने आप में इसका कोई तोड़ नहीं है। अब जीके जीएस की मैं बात करने लगूं तो जीके जीएस का कोई और छोर है क्या, नहीं है। आपने 50 देशों की राजधानी याद कर ली, पूछ लिया भैया 60वें नंबर का, तो उसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए ये टॉपिक बच्चों को परेशान भी करता है बहुत ज्यादा, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है। अपने आप में इसको आसान में मत लेना कि ये टॉपिक बहुत आसान होगा कि भैया ऐसे मैं ऊपर ऊपर से करा के चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चीजें इस तरीके से पूछी जाएंगी, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, और टॉपिक में किस टॉपिक पर आपको कितनी मेहनत करनी है उसको ध्यान में रखना। तो देशों के साथ ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, कैपिटल पूछी जाएगी, करेंसी पूछी जाएगी, कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम पूछा जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जाएगा, संसद का नाम पूछा जाएगा, है ना। नदी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी फेमस नदियां हैं, नील नदी मिस्र, है ना, मस्काव नदी कहां, तरीके से। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। एग्जांपल के तौर पर सारी चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट का एग्जांपल सुन लो। टाइप फर्स्ट का एग्जांपल क्या कह रहा है कि ईरान अनुपात तेहरान लिखा हुआ है, ईरान की राजधानी लिखी हुई है कैपिटल। इसकी मैं बात करूं तो ईरान की ये क्या है, राजधानी है, राजधानी अर्थात कैपिटल है। तो उसी प्रकार से ओमान की राजधानी इनमें से क्या है, ओमान की राजधानी इन 4 ऑप्शनों में से क्या होने वाली है। बैरूत क्या ओमान की राजधानी होती है, मुझे ये बता दो। रियाद क्या ओमान की राजधानी है, हनोई क्या आपकी भैया राजधानी ओमान की है, फटाफट से बताओ। हनोई कहां की है, रियाद कहां की है, ये तो सऊदी अरब की है रियाद, तो ये तो ऑप्शन खत्म हुआ। हनोई कहां की राजधानी है, हनोई किसी को याद हो तो बताओ मुझे जल्दी से। हनोई किसकी राजधानी है, ये इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा सारी चीजों को। हनोई हो जाती है भैया वियतनाम की, है ना, वियतनाम की। मस्कट ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है। बैरूत कहां की है, कोई बताएगा, बैरूत लेबनान की है क्या, चेक करना पड़ेगा, है ना, देखना इन चीजों को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मस्कट ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। कैपिटल वहां की पूछी गई है, तो कैपिटल भी पूछी जा सकती है, करेंसी भी पूछी जा सकती है ना। करेंसी भी, कैपिटल भी, कुछ भी चीज आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब देखो तुर्की लीरा, करेंसी दे दी। तुर्की की राजधानी सॉरी तुर्की की जो मुद्रा है करेंसी है, करेंसी क्या है, लीरा। तुर्की की करेंसी लीरा। मलेशिया की करेंसी क्या होगी, करेंसी। ये आपका जीके में भी तो पूछा जा सकता है कि मान लो मिलान करने वाले जो आ जाते हैं जीके में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरफ लिख दिया जाता है ए, एक तरफ लिख दिया जाता है बी, या सही मिलान करो, इधर देशों के नाम लिख दिए, इधर राजधानियों के नाम लिख दिए, या करेंसी के नाम लिख दिए। कह जी भैया मलेशिया की करेंसी यहाँ लिखी हुई है, कोई ढूंढो, है ना। तुर्की की करेंसी को यहाँ पर लिखी हुई है, ढूंढेंगे उसको। मिलान करने वाले जो होते हैं तो वो करेंसी वाले ऐसे भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं। राजधानी पर पूछा जा सकता है, करेंसी पर पूछा जा सकता है। तो तुर्की की राजधानी लीरा है, मलेशिया की राजधानी क्या है, रुपया नहीं है मलेशिया की राजधानी, रूबल रूस की है, रिंगित जो है वो मलेशिया की राजधानी है, रिंगित। रुपया रुपया नहीं है भैया, रुपया की अगर मैं बात करूं तो कई देशों की, जैसे कि भारत की भी, नेपाल की भी, है ना, नेपाल में भी रुपया चलता है ना, अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर आता है उनमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, रिंगित। मलेशिया की करेंसी है रिंगित। नेक्स्ट, कनाडा अनुपात क्या, बोत्सवाना अनुपात अफ्रीका। बोत्सवाना, ये आप जब महाद्वीप पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, महाद्वीपों के नाम, किस महाद्वीप में कितने देश और कौन कौन से देश है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है, कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में आता है। बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा कहां पर पड़ता है, ऊपर की तरफ देखोगे तो कनाडा ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा, है ना। तो वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक महाद्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया देश भी होता है हालांकि। यूरोप में नहीं पड़ता, वो एशिया में नहीं पड़ता, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कनाडा कहां पर पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तैयार है 2 सेकंड या 3 सेकंड में। लेकिन अगर आपको चीजों के बारे में नहीं पता है तो फिर 2 मिनट 3 मिनट 2 घंटे 3 घंटे भी कम है ना। भाई अगर मुझे ये नहीं पता कि कनाडा कौन से महाद्वीप में, तो खड़े रहो क्वेश्चन पर, नहीं होगा फिर वो कभी भी, पता ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक पूछ रहा है बच्चा, शॉर्ट ट्रिक बताओ। अब क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे, ज्योग्राफी वाले शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाए इनको, ठीक है। तो कनाडा, ये मेरा काम नहीं है, आज रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, आज रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, जीके जीएस का टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, फ्रांस, अभी पहली टाइप के एग्जांपल चल रहे हैं सारे के सारे। फ्रांस कंट्री आ गया, फुटबॉल गेम आ गया। तो फ्रांस का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल अगर मैं कहूं, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल वो फुटबॉल लिखा हुआ है। अब ऐसे ही आप नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल में से ढूंढोगे, नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ। कुछ बच्चे बेसबॉल कह रहे हैं, कुछ अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं, वाटर पोलो भी आया आंसर, चलो जल्दी से बताओ। पूरा जीके जीएस का काम होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक। नॉर्वे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल भी नहीं है, स्कीइंग, वाटर पोलो, क्रिकेट, क्रिकेट भी नहीं है, वाटर पोलो भी नहीं है, स्कीइंग है। अब स्कीइंग को अगर हम कहें तो इसको दूसरा नाम भी वहां दिया जाता है, दूसरा नाम यहां लिख देता हूं, दूसरा नाम यहां लिख देता हूं, क्रॉस क्रॉस कंट्री स्कीइंग, इसको इस नाम से बोला जाता है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। अब ये होता कौन सा गेम है, पता है किसी को कौन सा गेम होता है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ये 2 छड़ी सीली हाथ में, पैरों के नीचे प्लेट लगाई, बर्फ पर फिसलने वाला, है ना, बर्फ पर जो फिसलते हैं, स्केटिंग टाइप का कह सकते हो, है ना। क्रॉस कंट्री स्कीइंग, 2 छड़ी हाथ में ली और बर्फ पर फिसलते हुए जो चलते हैं, नीचे 2 प्लेट लगा लेते हैं, और जो हम स्केटिंग रोड पर करते हैं देखा होगा, पैरों के नीचे पहिए लगा लेते हैं, शूज होते हैं उनमें पहिए होते हैं, तो उस पर सड़क पर पहियों की मदद से चलते हैं, और ऐसे ही बर्फ पर नीचे प्लेट लग जाती है, वो प्लेट सी होती है बड़ी सी, उससे क्या फिसलते हैं उस पर, है ना। तो ये होता है स्कीइंग गेम, ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग बोलते हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। नॉर्वे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रॉस कंट्री स्कीइंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन अनुपात सांड, सांडों की लड़ाई आपने देखा होगा, है ना, ये वहां का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है, सांडों की लड़ाई। अब ये वहां का राष्ट्रीय पशु भी बोला जाता है, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, स्पेन का राष्ट्रीय पशु अगर मैं कहूं
राष्ट्रीय पशु। अच्छा, यहाँ चीजें एग्जामिनर वो पूछता है, जैसे कि वर्तमान समय में जो भी कंट्री ज्यादा हाईलाइट में रहती है ना चीजें, तो ऐसा पूछ लेता है ना, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल में भैया क्या होगा, नेपाल का तो आपको पता ही है क्या मुद्दा चल रहा है ना, तो वहां का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, गेंडा है, मोर है, शेर है, गाय है, कौन सा है? ये आंसर डी आंसर दे रहा है कोई, गेंडा को। अरे भैया वहां का राष्ट्रीय पशु गाय है, गाय गाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय होता है, गाय, काऊ। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर ए। जापान अनुपात डाइट, जापान अनुपात डाइट, जर्मनी अनुपात क्या? अब डाइट क्या चीज है? ये डाइट खाने वाली चीज डाइट नहीं है, ये डाइट वहां की पार्लियामेंट है, संसद है, संसद। वहां की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, संसद का नाम, संसद का नाम है ना, संसद का नाम। जर्मनी की संसद इनमें से कौन सी होने वाली है? जर्मनी की संसद कौन सी होने वाली है बताओ। अगर मैं बुंडेस्टॉग को कहूं, बुंडेस्टॉग, क्या वो जर्मनी की है? पता नहीं भैया, मुझे तो नहीं पता। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस आपको ऐसा लगेगा जैसे कि भारत में जी वो है, पार्टी है ना, लेकिन ये कांग्रेस अगर मैं बात करूं तो यूएसए की वो भी है, यूएसए की क्या है, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी जिसको बोलते हैं, और कांग्रेस वहां की यूएसए की संसद का भी नाम है। ड्यूमा की अगर बात करूं तो ड्यूमा है रूस की ड्यूमा। शूरा, शूरा, शूरा बोलते हैं, या इसको हम सोरा भी बोल देते हैं, तो ये शायद अफगानिस्तान की है, चेक कर लेना, अफगानिस्तान सूरा या सोरा ऐसे बोल देते हैं, एएफजी एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग इस चीज को, है ना। तो बचता क्या है, बुंडेस्टैग जो है ये है हमारी भैया कहां की, जर्मनी की संसद, जर्मनी की संसद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कांग्रेस चाइना की भी है, नहीं वो उसका कुछ और नाम है शायद, राष्ट्रीय कांग्रेस है शायद, ऐसा कुछ है, उसमें कुछ शब्द जुड़ा हुआ और भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस शायद, वो देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि ये पूरा जीके जीएस का काम है पूरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण, ये नोट कर लेना, ये टॉपिक जो है, हालांकि मैं बहुत सारा काम आपको खुद भी दूंगा आपको, है ना, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो ये सारी चीजें, जैसे कि महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन कहां से याद करोगे, मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, है ना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, जो मेरी वो बुक है ना, सारथी फॉर्मुला बुक जो है, तो उसमें मैंने शुरुआत में सारी चीजें लिख कर दी एनालॉजी टॉपिक में, तो वहां से मैं उनको कॉपी क्या करना है, पूरा का पूरा वो पीडीएफ जो है ऊपर इस पेज की, क्योंकि इसमें जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, उनसे अलग भी पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो उसमें है उनसे ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैंने लिखी है, तो वो पीडीएफ के रूप में आपको सेंड कर दूंगा आज ही, वो धीरे धीरे थोड़ा करके आप याद कर लेना, थोड़ा करके, ठीक है। महत्वपूर्ण विषय एवं अध्ययन की अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एंड स्टडीज, बहुत से विषय कौन सा विषय किस अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्रोनियोलॉजी, अगर मैं क्रेनियोलॉजी की बात करूं तो क्रेनियोलॉजी किस चीज का अध्ययन होता है? क्रेनियोलॉजी होता है ये जो हमारी खोपड़िया है ना, खोपड़िया, स्कल, इसकी स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रेनियोलॉजी, है ना। और ऐसे ही ग्राफोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी होती है, किस चीज का अध्ययन होता है। और जिनके पास बुक है तो उनको तो कोई जरूरत नहीं, वो तो उससे याद कर लेंगे अच्छे से, उसमें लिखी हुई है ना, उसमें लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर सेंड करोगे? एप्लीकेशन में, जहां पर ये क्लास होगी एनालॉजी की, वहीं पर, है ना, जहां वर्कशीट वाला फोल्डर बना हुआ है ना, वर्कशीट, एक सबसे ऊपर वर्कशीट का फोल्डर देखा होगा आपने, उस वर्कशीट वाले फोल्डर में ही मिल जाएगा एनालॉजी कॉन्सेप्ट करके, है ना, एनालॉजी कॉन्सेप्ट करके चीजें मिल जाएंगी उसमें, ठीक है, उसमें डलवा दूंगा। द स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रेनियोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। फटाफट से बताओ, ग्राफोलॉजी लेखन का होता है क्या? बिल्कुल होता है। रोग का आपने पढ़ा होगा बेटा, पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी पढ़ा होगा ना, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, है ना। और मिट्टी का पढ़ा होगा आपने, पेडोलॉजी, पेड़ कहां पर लगाए जाते हैं? मिट्टी में, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। अंडे, अंडे कैसे होते हैं? गोल गोल अंडे, तो दो गोल गोल अंडे बना दो, ऊलॉजी हो गया। ऐसे याद, ट्रिक बनाकर आप अपनी कैसे भी याद रख सकते हो। अंडे कैसे होते हैं? गोल गोल अंडे, दो अंडे बना दो। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो पता चलता था कि 10 में से 2 जीरो आ गई तो पता क्या कहते थे बच्चे? जी मास्टर जी ने तो 2 अंडे दिए हैं, है ना, मास्टर जी ने तो 2 अंडे दिए हैं, डबल जीरो, इस तरीके की चीजें, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा भैया हमारा लेखन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, ये कम से कम 20-25 लॉजी होंगे, यानी कि जो अध्ययन है जो आपको पढ़ने हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा 20-25 से ही फंसेगा, लेकिन जो जरूरी है, जो बार-बार पूछे गए वो मैंने वहां सारे रख दिए हैं, है ना, वो आपको अवश्य दे दूंगा। अगर बाई चांस उनसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे। एंथ्रोपोलॉजी आदमी, फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है भैया शैवाल का अध्ययन, शैवाल। अब ये फाइकोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। फाइकोलॉजी हो गया, एक होता है माइकोलॉजी, है ना, एक होता है मायोलॉजी, इनमें कंफ्यूजन होने लग जाता है बच्चों को। फाइकोलॉजी तो हो गया शैवाल का अध्ययन, एल्गी जिसको बोलते हैं, शैवाल, है ना, शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी होता है भैया कवक, जो फंगस होती है, फंगस, फंगी बोल देते हैं, कवक का अध्ययन, फंगी बोलते हैं इसको। और मायोलॉजी आप जानते हो मसल्स का अध्ययन होता है, मसल्स, है ना, मसल्स का अध्ययन। अगर मैं कहूं तो सॉरी, मसल्स लिख दिए, ठीक है ना, मसल्स, ये होती है ना, स्पेलिंग देख लेना, मसल्स। कवक हो गया, फंगी जो होता है, फंगी। नेशनल कांग्रेस, हाँ नेशनल कांग्रेस चाइना, वही मैं बोल रहा था, राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो अब याद रहेगा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल, एल्गी, फाई एल्गी ऐसे याद कर लेना। माइकोलॉजी फंगी, कवक, है ना, माइको, कवक, को आ रहा है, कवक, माइकोलॉजी। अब अलग अलग ट्रिक अपनी बना लेना जैसे भी आप इसको याद रख सको। मायोलॉजी होता है मसल्स, है ना, जिम में जाके बॉडी बनाना, है ना, मसल्स को मजबूत करना, ये उस चीज का अध्ययन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम शानदार। भविष्य का अध्ययन अगर मैं बात करूं तो भविष्य का अध्ययन आप फ्यूचरोलॉजी में पढ़ोगे। कीट का होता है, इंसेक्ट का एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी। और मछलियों का होता है इच्थियोलॉजी, ICHT, है ना, इच्थियोलॉजी। तो अगर मैं कहूं तो केवल और केवल बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रमुख कल्चर एवं उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख कल्चर एवं उत्पादन क्षेत्र, थर्ड टाइप है, ठीक है। क्विज का 7 नंबर क्वेश्चन चेक करो, वो ठीक है मैंने देख लिया बेटा। चलो, मोरिकल्चर, सहतूत, ओलेरीकल्चर क्या? मोरिकल्चर होता है सहतूत की खेती, रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको, उसका जो पालन होता है, रेशम कीट पालन बोला जाता है एक प्रकार से हम सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। अब रेशम का कीड़ा अगर हम पालन कर रहे हैं तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ता है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए क्या होता है कि सहतूत की खेती की जाती है, सहतूत की खेती की जाती है। सहतूत जो एक मीठा फल होता है, आपने देखा होगा गांव देहातों में खूब अच्छे से मिल जाता है, तो सहतूत की खेती होती है, उसके पत्तों को उसको खिलाया जाता है, जो उसका कीड़ा होता है, रेशम जो बनाता है, उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और सहतूत की जो खेती है उसको बोल दिया जाता है मोरिकल्चर। अब ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है?
ओलेरिकल्चर क्या फल से संबंधित है, क्या दूध से संबंधित है, क्या सब्जी से है या बागवानी से? दोनों में से बताओ कौन सा सही होने वाला है। दोनों में बताएंगे कौन सा सही होने वाला है, फटाफट से बताओ। बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर। बागवानी क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। तो ये तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। अगले क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। चेक करो भाई, हॉर्टिकल्चर अभी बताया, हॉर्टिकल्चर तो अभी बताया था, है ना? हॉर्टिकल्चर तो पिछले सवाल में आ गया। ये रहा हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ये रहा बागवानी, है ना? हॉर्टिकल्चर किससे है? हॉर्टिकल्चर है बागवानी से, बागवानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला राइट है, डी वाला। नेक्स्ट, क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र, कौन सी क्रांति किस जगत से जुड़ी हुई थी? जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, और अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर क्या है, क्रांतियां लाई गई। हरित क्रांति लाई गई गेहूं के उत्पादन के लिए, पीली क्रांति लाई गई तेल वाली जो फसलें होती है, तेल वाली जो फसलें होती है, श्वेत क्रांति लाई गई दूध उत्पादन के लिए, गोल क्रांति अंडे के लिए, है ना? उर्वरक के लिए कौन सी क्रांति? सारी क्रांतियां, मतलब कम से कम क्रांतियां होंगी, उनको याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि गोल क्रांति है अंडे के लिए, आलू के लिए, है ना? गोल क्रांति आलू के लिए लाई गई। और ऐसे ही अमृत क्रांति, अमृत क्रांति आप सभी लोग जानते हो, अमृत क्या होता है भैया? अमृत क्या होता है ना? पीने के लिए। तो पीने के लिए अमृत हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अमृत क्या है? हम कोई भगवान तो है नहीं जो अमृत पिएंगे हम, है ना? भगवान अमर थे, उन्होंने अमृत पिया था। हम क्या है? हम तो पानी अमृत है हमारे लिए, तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। उर्वरक नहीं होगा, दूध नहीं होगा, तेल नहीं होगा, नदी, है ना? ऑप्शन नंबर बी, जो अमृत क्रांति है वो किससे संबंधित है? नदियों से संबंधित है, जल से संबंधित है, जल। ठीक है, जल ही जीवन है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति, मछली, पीली क्रांति अभी बताया मैंने, पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तुरंत बता दो, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली 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 सरसों देखा नहीं है? जब सरसों का मौसम आता है, सरसों का मौसम ही आएगा जब गेहूं की बुआई होती है, तो सरसों की भी बुआई होती है उसमें पर। तो फिर जब सरसों खेतों में हो जाती है तो आप देखोगे भाई खेत जो है वो पीले पीले नजर आते हैं, है ना? तो पीली क्रांति वो सरसों को देखकर ही, इसका सरसों जो है वो तेल वाली है। तो जो तेल वाली जितनी भी फसलें हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति आई। तो तिलहन हम इसको कह सकते हैं, तिलहन फसलों के लिए, तिलहन, तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स जो होते हैं, जितने भी जहां से भी ऑयल बनता है, तो उन फसलों के उत्पादन के लिए क्या लाई गई? पीली क्रांति, पीली क्रांति। नेक्स्ट, प्रमुख खेल परिसर ट्रॉफी शब्दावली, मेजर गेम्स कॉम्प्लेक्स ट्रॉफी वोकैबुलरी, बताएंगे सभी लोग, आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। आप देखो, प्रमुख खेल है, खेल से संबंधित क्या चीज मिल सकती है? खेलों से संबंधित परिसर, कौन सा खेल किस एरिया पर खेला जाता है, क्या बोलते हैं? जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को ये नहीं कहेंगे कि ग्राउंड में खेला जाता है, क्रिकेट क्रिकेट तो फील्ड में खेला जाता है, नहीं। क्रिकेट में जो पट्टी बनी होती है ना, पट्टी 22 यार्ड की, इधर विकेट लगे होते हैं 1 2 3 ऐसे, और इधर विकेट लगे होते हैं 1 2 3, तो ये होती है पिच, इसको बोलते हैं पिच, है ना? ऐसे ही बहुत सारे बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन कहां खेल लेते हैं हम? तो गांव देहात में से भैया खेतों में खेल लेते हैं, घर में खेल लेते हैं अपने में, लेकिन बैडमिंटन खेला कहां जाता है? उस मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट, है ना? बेसबॉल कहां खेला जाता है? बेसबॉल जो गेम है, जो भैया एक बॉल सामने से पूरी ताकत के साथ फेंक रहा है, उसके हाथ में एक डंडा होता है, पूरी ताकत से वो भी उसमें मारता है ना? बेसबॉल कहां खेला जाता है? डायमंड में। इस तरीके की चीजें है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो गोल्फ जो गेम है वो कहां खेला जाता है? गोल्फ का जो मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके परिसर को हम क्या बोलते हैं, है ना? क्रिकेट देखते नहीं है, इतने डीप में कैसे पता होगा भाई? देखना ना देखना वो बात दूसरी है, लेकिन पढ़ना बात दूसरी है ना? पढ़ाई तो करनी है। अब कौन सा मैं मंगल ग्रह पे थोड़ी ना गया हूं, अब मैं कहने लगूं मैं कौन सा मंगल ग्रह पे थोड़ी ना गया हूं, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब आप कहने लगोगे चंद्रमा, चंद्रमा गुरुजी चंद्रमा, मंगल ग्रह कौन सा देखा है आपने? गए हो मंगल ग्रह पर? नहीं देखा। चलो चंद्रमा तो दिख जाता है यहां से आंखों से, मंगल ग्रह कहां से देखो? नहीं दिखता। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट, गोल्फ किसमें खेला जाता है? कोर्स में, कोर्स, गोल्फ का मैदान कहलाया जाता है कोर्स, गोल्फ कोर्स एक साथ बोल देते हैं। नेक्स्ट, कप, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है? जैसे कि डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप। क्रिकेट में बहुत सारी ट्रॉफियां मिलती हैं, फुटबॉल में बहुत सारी ट्रॉफियां मिलती हैं, और बैडमिंटन में बहुत सारी ट्रॉफियां मिलती हैं। ऐसे लॉन टेनिस होता है, वो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप भैया क्या क्रिकेट से संबंधित है? थॉमस कप क्या फुटबॉल से संबंधित है? क्या टेबल टेनिस से संबंधित है? क्या बैडमिंटन से? अब मैं कहूं सारे गलत है, तो आंसर क्या है? एक आंसर है, बताओ फटाफट से कौन सा आंसर है? थॉमस कप आपका भैया, थॉमस कप फुटबॉल, किसी ने बोला फुटबॉल, 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 एक क्रिकेट भी कह रहा है। अगर मैं कहूं इसमें आंसर ही नहीं है, फिर क्या है? फिर कोई कुछ और आंसर दोगे फिर तो? ई ऑप्शन और लिख दूं एक और? अरे थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को। फुटबॉल से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी वगैरह संबंधित है, रणजी ट्रॉफी जैसे कि क्रिकेट से संबंधित है, आईपीएल वगैरह क्रिकेट से संबंधित है ना? और बर्दवान ट्रॉफी, बर्दवान ट्रॉफी भी पूछी गई। बर्दवान ट्रॉफी होती है वेट लिफ्टिंग से, बर्दवान बलवान, बर्दवान यानी कि बलवान एक तरीके से, वो ट्रॉफी किससे संबंधित होगी? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग जो होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बैडमिंटन सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ड्रॉप, ड्रॉप बैडमिंटन से संबंधित है। ड्रॉप शब्दावली, जिसको बोलते हैं हम शब्दावली, शब्दावली, वर्ड्स जो रिलेटेड होते हैं गेम से। अब मुझे भी ज्यादा गेम्स के नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट हम लोग देखते हैं, खेलते हैं, तो क्रिकेट के तो याद हो जाते हैं मैक्सिमम बच्चों को भी, है ना? कि जी क्रिकेट में क्या होता है कि विकेट होता है, रन आउट होता है, नो बॉल होता है, फ्री हिट होता है ना? तो लेग बाई होता है ना? स्टंप होता है, थर्ड मैन होता है, ऐसे बोल देते हैं, चाइना मैन गेंदबाज, इस तरीके की चीजें जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ऐसे जो ड्रॉप शब्द है वो बैडमिंटन से संबंधित है। फॉल शब्द जो है, फॉल शब्द किससे संबंधित है? जब दो लोगों की आपस में कुश्ती होती है, कुश्ती, तो ये जो दोनों कंधे हैं वो जमीन से टिक जाते हैं, तो उसको हारा हुआ घोषित कर देते हैं। ऐसे होता है कुश्ती में, ये दोनों कंधे कुछ सेकंड का समय या कुछ ऐसा होता है जो भी है, जब वो दोनों कंधे जमीन पर टच हो जाते हैं, तो जो रेफरी होता है वो डिक्लेयर कर देता है कि अब तुम हार गए हो, है ना? फॉल कुश्ती से संबंधित होता है, फॉल जो है वो कुश्ती से संबंधित होता है, कुश्ती से। प्रमुख रोग, पूरा बायोलॉजी का काम आ गया, पूरा बायोलॉजी का काम है। बायोलॉजी में इन सारी चीजों को पढ़ोगे। अब ये मत समझना कि बायोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम में केवल बायोलॉजी में ही पूछे जाते हैं, है ना? बायोलॉजी भैया यहाँ की पूछी जाएगी, बायोलॉजी भैया यहाँ भी पूछी जाती है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पहचानो जरा क्या कह रहा है ये। भाई सबके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे कमेंट एक साथ चलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी भी मजबूरी समझो। लीवर लीवर आंसर आ रहा है, बस मुझे आंसर, अब देखो एक तरफ से जो आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर किसी का कमेंट नहीं दिखता, फिर मुझे बस ये दिखता है कि डी, नाम भी नहीं पढ़ सकता मैं। सोचो कितनी तेजी से कमेंट चलते हैं फिर। अब मधुमेह बीमारी जो है, डायबिटीज, वैसे तो बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है, पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है अगर किसी को डायबिटीज हो जाए। एक डॉक्टर ने, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक चीज बताई थी कि शुगर बीमारी अगर किसी को हो जाए, और शुगर और सिगरेट, है ना? एक इंसान सिगरेट पी रहा है और एक इंसान को शुगर है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज है? सबसे ज्यादा खतरनाक शुगर है। सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक, सोचो सिगरेट कितनी ज्यादा खतरनाक है शरीर के लिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी क्या है? डायबिटीज, शुगर
सिगरेट इतना ज्यादा नुकसान करती है बॉडी पर, इतना ज्यादा मतलब आदमी को अंदर से खत्म ही कर देती है बिल्कुल, उससे भी ज्यादा दुगनी गति से खत्म करती है डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को शुगर हो रही है ना, तो समझ लेना मामला संकट में है, क्योंकि एक अकेली ऐसी बीमारी है जो शरीर में लाखों बीमारियों को जन्म देना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए थोड़ा खान पान का अच्छा ध्यान रखना होता है। डायबिटीज अग्नाशय पेनक्रियाज मधुमेह जो है वो अग्नाशय को प्रभावित करता है मोस्टली, है ना, पेनक्रियाज को। हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि लीवर यानी कि जो यकृत हम बोलते हैं इसको, यकृत लीवर। हेपेटाइटिस बी सी डी ऐसे जो बनते हैं हेपेटाइटिस, तो वो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला सही है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, फोबिया शब्द जहां जाए तो फोबिया का होता है डर, है ना। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का अर्थ ही होता है डर, डर यानी कि भय। हाइड्रो किसके लिए यूज होता है? जल के लिए, तो इसका अर्थ है हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे है ये आपको बताना है ना। हाइड्रोफोबिया पानी से डरना, पानी से कहोगे पानी से कौन डरता है जी? पानी से डरता है राजपाल यादव। कौन सी मूवी में? भूल भुलैया मूवी में, जब वो आता है अक्षय कुमार के पास, बताओ मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? तो मंत्री नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है, मोर उड़ाओ। उस वाली कंडीशन को कहता है। तो फिर कहता है मुझे सही करो, कुछ तो दिक्कत है, मुझे सही करो, दुर्गाष्टमी के बाद आना, ठीक है, और पानी से बच के रहना, पानी से तुम्हें डर है, पानी से तुम्हें दिक्कत है, पानी से तुम्हें परेशानी होगी, तो जैसे चलने लगता है तो ठीक है, एकदम चिल्लाता है पानी तो उछल के पड़ता है पानी। तो पानी से डर, उसके अंदर पानी का डर पैदा हो गया, क्योंकि तुम्हें पानी से बच के रहना है। वो लाल पूरा सिंदूर लगा के आ जाता है, तो उस बस टाइम पर बोलता है कि पानी से बच के रहना तुम, है ना। तो जैसे आगे बढ़ता है एकदम बोलता है पानी, तो चिल्ला के पड़ता है ना, उछल के पड़ता है एकदम, तो वो डर है। ऐसे ही उसी प्रकार एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया जो हवा आसमान में है ना, ऊंचाई, ऊंचाई में अगर मैं बात करूं, ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो उस भय को बोलते हैं एक्रोफोबिया। मुझे भी है एक्रोफोबिया, ज्यादा ऊंचाई पर मैं चला गया तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत तो देख लिया जाता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर चले जाए तो सबको लगता है, थोड़ा बहुत तो, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट,